नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अनोखे और चौंकाने वाले तर्क पर गौर करते हैं। ये विचार कि पाकिस्तान का बनना शायद हिंदुस्तान की रक्षा को कमजोर करने के बजाय उसे और भी ज्यादा मजबूत कर सकता था। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर आइए इस जटिल पहेली की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो हमारे आज के विश्लेषण की बुनियाद है। मतलब, क्या देश का बंटवारा उसकी फौज को ताकतवर बना सकता है? ये बात पहली नजर में तो बिल्कुल उल्टी लगती है ना? लेकिन चलिए देखते हैं कि इस तर्क के पीछे क्या दलीलें दी गई हैं। देखिए, जब भी बंटवारे की बात होती थी, तो जो आम डर थे वो तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमते थे: हमारी सरहदें, हमारे संसाधन और हमारी फौज। और माना यही जाता था कि बंटवारा इन तीनों ही मामलों में हिंदुस्तान को बहुत कमजोर कर देगा। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा डर ये था कि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान के पास बचाव के लिए कोई मजबूत प्राकृतिक सरहद नहीं बचेगी, जिसे उस वक्त की भाषा में साइंटिफिक फ्रंटियर कहते थे। मतलब ऐसी सीमा जिसे पहाड़ या नदियां सुरक्षित बनाती हों, और इसके बिना हिंदुस्तान पर हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन लेखक इस डर को सिरे से खारिज करते हैं। वो मिस्टर डेविस का हवाला देते हुए कहते हैं कि एक ऐसी आदर्श सीमा जो हर लिहाज से सुरक्षित हो, उसकी सोच ही ख्याली है, एक यूटोपिया है। असल दुनिया में ऐसा होता नहीं है। तो दलील ये है कि असली ताकत पहाड़ों या नदियों में नहीं, बल्कि देश के पास कितने संसाधन हैं और उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है, उसमें होती है। और यहीं से ये पूरी बहस सरहदों से हटकर देश के संसाधनों पर आ जाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि अगर बंटवारा होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संसाधनों का बंटवारा कैसा होता। क्या हिंदुस्तान सच में कमज़ोर हो जाता? जो आंकड़े स्रोत में दिए गए हैं वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। ये नंबर खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। चाहे वो क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो या फिर सरकारी कमाई, हर पैमाने पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है। तो इस लिहाज से देखें तो संसाधनों वाली चिंता बेबुनियाद लगती है। अच्छा, अब आते हैं इस बहस के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है सशस्त्र बलों की असली बनावट। यहीं पर यह पूरा तर्क एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेता है। ये इस विश्लेषण का सबसे अहम पहलू है। ये हिंदुस्तान की रक्षा के लिए एक बहुत ही अजीब और सच कहें तो खतरनाक स्थिति थी। जरा सोचिए, एक देश जिसकी फौज में ज्यादातर सैनिक उन इलाकों से हों जो अब एक अलग मुल्क बनने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? लेखक का तर्क है कि फौज की ये बनावट कोई कुदरती नहीं थी, बल्कि ये 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा था। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था जिसके नतीजे सीधे तौर पर हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़े थे। और ये बदलाव कितना बड़ा था, ये इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। सिर्फ 2 साल के अंदर अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों से होने वाली भर्ती 63% से गिरकर सिर्फ 15% पर आ गई, और वहीं पंजाब से होने वाली भर्ती बढ़कर लगभग 46% हो गई। ये एक जबरदस्त उलटफेर था। और अब हम आते हैं लेखक के सबसे मुख्य और शायद सबसे विवादास्पद तर्क पर, जो सेना की मजहबी बनावट से जुड़ा है। ये इस पूरी दलील का दिल है। 1930 के ये आंकड़े एक बहुत अहम तस्वीर दिखाते हैं। पैदल सेना में 36% और घुड़सवार सेना में 30% सैनिक मुसलमान थे, और इनमें से भी ज्यादातर उत्तर पश्चिम के इलाकों से आते थे। आज़ादी की दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान के लिए ये एक ऐसा नंबर था जो कई रणनीतिकारों के लिए चिंता का सबब था। और फिर अचानक से 1930s के बाद ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन से गायब हो गई। लेखक इसे एक खामोशी की साजिश कहते हैं, जहां एक बेहद जरूरी जानकारी को जानबूझकर लोगों की नजरों से दूर कर दिया गया। और जब संसद में सेना के इस असंतुलन पर सवाल उठाए गए तो सरकार का जवाब ये था। मतलब सरकार ने साफ साफ कह दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और यहीं पर लेखक वो सबसे डरावना सवाल सामने रखते हैं। वो पूछते हैं कि अगर कभी अफगानिस्तान जैसी किसी मुस्लिम ताकत ने हमला कर दिया तो क्या होगा? क्या फौज की वफादारी देश के साथ होगी या मजहबी रिश्तों की तरफ झुक जाएगी? ये एक ऐसी दुविधा थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तो अब हिंदुस्तान के सामने 2 रास्ते थे, और दोनों ही मुश्किल। एक तरफ थी एक सुरक्षित जानी पहचानी सरहद, पर उसे बचाने वाली फौज ऐसी जिसकी वफादारी पर सवालिया निशान हो।
और दूसरी तरफ थी एक नई सरहद, पर उसे बचाने वाली फौज ऐसी जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके। ये एक बहुत मुश्किल चुनाव था। चलिए अब लेखक के अंतिम और सबसे हैरान करने वाले निष्कर्ष पर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां सैन्य रणनीति और देश की आर्थिक हकीकत आपस में जुड़ती हैं। स्रोत के मुताबिक उस समय भारतीय सेना का सालाना खर्च था 52 करोड़ रुपए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। पर असली सवाल ये है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा था। और जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। जो प्रांत पाकिस्तान बनने वाले थे वो सरकारी खजाने में सिर्फ 7 करोड़ रुपए देते थे, जबकि हिंदुस्तान वाले प्रांतों का योगदान 78 करोड़ से भी ज्यादा था। फर्क देखिए कितना बड़ा है। लेखक इसी स्थिति को एक त्रासदी कहते हैं। मतलब पैसा ज्यादातर हिंदुस्तान के प्रांतों से आ रहा था और वो खर्च हो रहा था एक ऐसी सेना पर जिसमें ज्यादातर सैनिक पाकिस्तान के इलाकों से थे। ये एक अजीब आर्थिक और रणनीतिक चक्र था। और यही आकर पूरी बहस 180 डिग्री घूम जाती है। लेखक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस तर्क के हिसाब से पाकिस्तान का विरोध करने के बजाय उसका समर्थन करना हिंदुस्तान के अपने हित में था, ताकि वो अपनी खुद की एक नई वफादार सेना खड़ी कर सके। ये एक लाइन इस पूरे तर्क का निचोड़ है। लेखक के लिए असली सुरक्षा भौगोलिक सरहदों में नहीं थी, बल्कि उन लोगों की वफादारी में थी जो उन सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो अंत में सवाल वही है, एक वफादार सेना या एक सुरक्षित सीमा? ये एक बेहद जटिल रणनीतिक पहेली है, और ये पूरा विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कभी-कभी जो जवाब सबसे सीधे लगते हैं वो सही नहीं होते, और सुरक्षा की असली कीमत अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है।